और कक्षा 4 में मैं था और मुझे तब एक किताब मिली थी और उस किताब को मैंने पढ़ा तो उसमें दुनिया के 100 पावरफुल लोगों और महत्वपूर्ण लोगों, महान लोगों के बारे में उसमें लिखा हुआ था। तो वो जब मैंने पढ़ा तो उसमें मोर देन 90% लोग इस पेशे से थे। दुनिया के जितने बड़े बड़े आंदोलन हुए उसमें युवा और वकील इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। और तब मैंने सोचा कि मैं वकालत करूंगा। वो जो निर्णय मेरा था 8-9 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, वो मेरा मजबूत होता चला गया। आपने उस दौर में भी विंध्य को देखा है, मध्य प्रदेश को देखा है, अब की परिस्थितियां और तब की परिस्थितियां, पॉलिटिकल कितनी एनर्जी उस समय देखने को मिलती थी। ये रीवा बांधवगढ़ में आता था। 3000 साल पहले इसकी स्थापना हो गई थी। शुरुआत में कलचुरियों का यहाँ पर शासन था, लेकिन स्ट्रेटेजिक और ट्रेडिंग होती थी। यहाँ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था और ट्रेडिंग होती थी। 1300 साल पहले बांधवगढ़ में एक किला बना था। बांधवेश वहाँ के जो मतलब भगवान थे उनको बांधवेश कहते थे और वो जहाँ बैठते थे उसको बांधवेश गद्दी कहते थे। लेकिन ये सच्चाई है कि संवत 1825 में चित्रकूट पैक्ट हुआ कलचुरियों का और बघेलों का। बघेलों को ये ट्रांसफर हो गया। बघेल राजवंश बांधवगढ़ में वो स्थापित हो गए। बनारस से हम जबलपुर वाली रोड यूज करते हैं, इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अच्छा। रीवा का जो फोर्ट है यहाँ पर कुछ उसने अपना कैंपिंग करने के लिए बनाया था। रीवा जो रियासत थी, इट वाज डिक्लेयर्ड एज ए प्रिंसली स्टेट और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासतों में से एक थी। अकबर के 9 रत्नों में से 2 रत्न रीवा से थे, बीरबल और तानसेन। गुलाब सिंह एक स्टेनिक टाइप के राजा थे। देश आजाद होने के पहले ही आजाद कर दिया और यहाँ का अपना कानून लागू हुआ। पहला राज्य है हिंदुस्तान में जिसका अपना खुद का कानून था, जिसने खुद को आजाद डिक्लेयर किया। और आजादी के बाद जब ये आजाद हो गया, विंध्य प्रदेश बना दिया उन्होंने, जो डेमोक्रेटिक पैटर्न यहाँ लाने में अंग्रेजों से ज्यादा सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान था। उन्होंने इनको बड़ी समझदारी से सप्रेस किया, मर्जर किया और फिर मार्तंड सिंह ने यहाँ पर जनता के बीच जाकर डेमोक्रेटिक पैटर्न में चुनाव लड़े और आम आदमी की तरह उन्होंने काम किया। लेकिन यहाँ की जनता और उनके आचार विचार में एक अच्छे राजा के रूप में उन्हें पहचान बनाई। लोगों के लिए न्याय कितना कठिन होता जा रहा है, ये बातें भी आपके सामने आती होंगी। किस तरह से देखते हैं इसे? आज का जो माफिया है, जो क्राइम है हमारे देश में, वो एक अलग तरह का हो गया है, बहुत हाई टेक हो गया है और उसका स्वरूप बदल गया है। हमारे यहाँ जो वकालत में है तो वकील बहुत संघर्ष कर रहा है। हमारे यहाँ जो पद स्वीकृत हैं जजेस के, वो भरे नहीं जा रहे हैं पूरी तरह से। नमस्कार, वीटी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारी कोशिश हर बार यही रहती है कि हम कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलवाएं जिनका समाज में बहुत बड़ा योगदान है और बहुत कुछ इस शहर के लिए, विंध्य के लिए उन्होंने दिया है। आज हमारे साथ चर्चा में को चेयरमैन एमपी स्टेट बार काउंसिल एडवोकेट अखंड प्रताप सिंह जी हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत सारे इश्यूज पे आपके साथ डिस्कस होता है, बहुत सारी बात होती है, लेकिन आज मैं वहां से शुरू करना चाहता हूं कि ये जो जर्नी है यहां तक की, कैसे बचपन शुरू हुआ, किस तरह से कौन कौन से पड़ाव पार किए और फिर कब वो समय आया जब ये चूज किया कि नहीं, अब इस पेशे में जाना है, इस पेशे के माध्यम से समाज को कुछ देना है। कब डिसाइड हुआ और बचपन कैसा बीता? अमित जी, बचपन तो सामान्य रूप से हम लोगों के समय में जैसा सभी बच्चों का होता था वैसा ही था और ग्रामीण परिवेश में मेरा ज्यादा समय बीता। गांव के स्कूल में मैं पढ़ता था और कक्षा 4 में मैं था
और मुझे तब एक किताब मिली थी और उस किताब को मैंने पढ़ा तो उसमें दुनिया के 100 पावरफुल लोगों और महत्वपूर्ण लोगों, महान लोगों के बारे में उसमें लिखा हुआ था। तो वो जब मैंने पढ़ा तो उसमें मोर देन 90% लोग इस पेशे से थे। तो उसी समय मेरे मन में इस पेशे के प्रति एक आकर्षण पैदा हुआ। इसके अच्छाई बुराई के बारे में मुझे पता नहीं था ज्यादा। फिर धीरे धीरे जैसे बढ़ता गया तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ का जो राष्ट्रीय आंदोलन था आजादी का, उसमें जो लोग शामिल हुए वो ज्यादातर लोग वकील थे। दुनिया के जितने बड़े बड़े आंदोलन हुए उसमें युवा और वकील इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। और तब मैंने सोचा कि मैं वकालत करूंगा। वो जो निर्णय मेरा था 8-9 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, वो मेरा मजबूत होता चला गया। सर, जिस समय आपने ये सोचा और आगे बढ़े, उस समय ऐसा कहा जाता है कि देश भर में एक आंदोलन की नींव और फिर आंदोलन की शुरुआत, तमाम चीजें शुरू हो चुकी थी। जी, आपने उस दौर में भी विंध्य को देखा है, मध्य प्रदेश को देखा है। अब की परिस्थितियां और तब की परिस्थितियां, पॉलिटिकल कितनी एनर्जी उस समय देखने को मिलती थी, सामाजिक चेतना कितनी उस समय थी, या आप अब की परिस्थितियां क्या लगती हैं? दरअसल अमित जी थोड़ा सा पीछे जाएं। हमारा जो विंध्य है, इसकी जो पृष्ठभूमि है, तो यहाँ पर जो स्टेट था तो बांधवगढ़ था, ये रीवा बांधवगढ़ में आता था। 3000 साल पहले इसकी स्थापना हो गई थी। यहाँ पर कई लोगों ने शासन किया, कई वंशों ने शासन किया। शुरुआत में कलचुरियों का यहाँ पर शासन था। उन्होंने बड़े स्तूप बनाए, बड़े कंस्ट्रक्शन किए, ऐतिहासिक रूप से बड़ा किया। और उस समय इसका इम्पोर्टेंस ये था कि पाटलिपुत्र से मौर्यों का शासन था, मौर्य वंश का। और तब उज्जैन विक्रमादित्य महाराज के कारण तो ट्रेडिंग के लिए और स्ट्रेटेजिक कारणों से दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। दो इट वाज अ रिमोट एरिया, जंगल जंगल था, लेकिन स्ट्रेटेजिक और ट्रेडिंग होती थी। यहाँ से स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था और ट्रेडिंग होती थी। तो इधर मौर्य काल से ही बहुत था। महाराज अशोक द ग्रेट, उनका यहाँ पर या उनके बाद उस बौद्ध धर्म का यहाँ पर बड़ा प्रादुर्भाव था और बड़ा महत्व था। आप देखेंगे कि भरहुत सतना में और यहाँ पर कटरा के पास जो बौद्ध स्तूप है देउर कोठार, तो यहाँ पर तो ये दिखता है। इसकी एक चेन आपको मिलती है करीब 1200 साल पहले, 1300 साल पहले बांधवगढ़ में एक किला बना था। बांधवेश वहाँ के जो मतलब भगवान थे उनको बांधवेश कहते थे, और वो जहाँ बैठते थे उसको बांधवेश गद्दी कहते थे। तो वहां पर अभी आप जाएंगे तो उस किले में कोर एरिया में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क के, वहां पर अभी बौद्ध स्तूप हैं छोटे छोटे, मतलब उस किले में बने हुए। तो इससे ये लगता है कि जंगल में जाकर, वहां भरहुत भी यहाँ पर बहुत ही पिछड़ा इलाका था, यहाँ जाएंगे ये भी पहाड़ जंगल में था। तो मतलब बहुत रिच था बौद्ध धर्म ने, यहाँ पर वो शिक्षा, वो जागरूकता बहुत ज्यादा थी। बाद में जब खिलजी ने गुजरात में आक्रमण किया तो वहां से कहते हैं कि सोलंकी थे राजपूत, वहां से माइग्रेट हुए और वो बघेला गांव के थे। कई लोग कई बातें कहते हैं, या तो ये कि वो बहुत ताकतवर थे तो उनको, या बघेलों की एरिया थी, बाघों की एरिया थी, इसलिए बघेल टेरिटरीज को आइडेंटिफाई किया गया। जो भी रहा हो, लेकिन ये सच्चाई है कि संवत 1825 में चित्रकूट पैक्ट हुआ कलचुरियों का और बघेलों का। बघेलों को ये ट्रांसफर हो गया, बघेल राजवंश बांधवगढ़ में वो स्थापित हो गए। और राजा रामचंद्र यहाँ पर थे, वो यहाँ पर थे। और वहाँ मुगल वंश के जब अकबर का शासन था तो उसके पहले ही ये रोड बनी थी
अच्छा। ये जो रोड है बनारस से हम जबलपुर वाली रोड यूज करते हैं, इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अच्छा। और इसमें सारा काम करता था उनका बेटा। तो रीवा में उसने अपने लिए ये रीवा का जो फोर्ट है यहाँ पर कुछ उसने अपना कैंपिंग करने के लिए बनाया था। ओके। तो अकबर के 9 रत्नों में से 2 रत्न रीवा से थे, बीरबल और तानसेन। ये दोनों वहां थे। उस बीच में राजा रामचंद्र और अकबर का थोड़ा सा नेम प्रेम था और करार भी हुए थे उनके। और उसके बाद कहते हैं ऐसा कि तानसेन से किसी दिन बहुत खुश होकर अकबर ने कहा कि आप क्या चाहते हैं, कुछ हम देना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि हमको तो आपके साथ यहाँ सानिध्य में सारा सुख सुविधा है, हमारे जो महाराज हैं वो जंगल में बांधो, गढ़गद्दी में बांधो, गढ़ का किला, ऑल वेदर रूट भी नहीं था तब, हाथियों का बड़ा था, उनकी ट्रेडिंग यहाँ होती थी। इस जंगल से, बांधवगढ़ के जंगल से मौर्य वंश के टाइम से हाथियों की ट्रेडिंग होती थी। ये पता चल जाएगा आपको जब आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, तो उसमें इसका काफी जिक्र है। ओके। तो उन्होंने फिर ये कहा कि रीवा, तो रीवा दिया था, फिर अकबर ने ये अलॉट किया था। अच्छा। तो वो यहाँ आ गए। अब जब आगे चलेंगे आप वहां से, तो 1857 की जब क्रांति हुई हमारे यहाँ, तो उससे हमारा विंध्य भी अछूता नहीं था। विंध्य की सीमाएं बहुत बड़ी थी, चारों तरफ फैली हुई थी। उस समय अंग्रेज यहाँ आ गए थे, और अंग्रेजों के आने के बाद जो यहाँ पर राजा थे महाराज रघुराज सिंह, उन्होंने फिर थोड़ा रिवोल्ट किया, लेकिन फिर उन्होंने अंग्रेजों के साथ ही बिकम लॉयल ऑफ इंग्लिश। यहाँ आंदोलन हुआ, लड़ाई हुई, वो भी अछूते नहीं थे, क्योंकि इसकी सीमाएं उस समय पहले तो इनकी सीमाएं इधर बनारस, इधर रोहिलखंड, इधर प्रयाग माने उत्तर प्रदेश, और उधर महाराष्ट्र तक थी। फिर उसके बाद इनको जो अवध के नवाब थे उधर से वो इधर भोसले, इधर आपके ये जो छतरपुर में जो ये छत्रसाल वगैरह का जो बुंदेलों का था, और इधर सेंगरों का, ये चारों तरफ से इनको चैलेंजेस थे। तो इन्होंने किसी तरह से एडजस्ट किया। सेंगरों से इनकी लड़ाई होती रही, और इसके बाद इन लोगों का सामाजिक विरोध भी काफी दिन तक बना रहा। अब ये सारी चीजें होते हुए रामचंद्र जी ने फिर अंग्रेजों के साथ एक टीटी साइन की, और उन्होंने यहाँ पर अपना एक आदमी बैठाया, पॉलिटिकल एजेंट बनाया, कि पॉलिटिकली और फाइनेंशियली ये थोड़ा सा ठीक हो। उस समय रीवा जो रियासत थी, इट वाज डिक्लेयर्ड एज ए प्रिंसली स्टेट, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासतों में से एक थी। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि हम लोग जहां भी हैं, इसका ये एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है जो हमको अभी भी ओवरलैप करती है। इसका एक हम लोगों को फायदा भी मिलता रहता है। तो उस समय क्या हुआ था कि इसको प्रिंसली स्टेट घोषित किया गया। केवल 7 प्रिंसली स्टेट थी हिंदुस्तान में। तो इसके बाद हमारे यहाँ रघुराज सिंह जी के बाद वेंकटरमण ने बड़ा काम किया यहाँ पर, इकोनॉमिकली थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने के लिए। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाए, बहुत सारे भवन बनाए, बहुत सारे बांध बनाए, मंदिर बनाए, सड़कें बनाई, उन्होंने काफी काम किया। पर असली काम हुआ गुलाब सिंह जी के टाइम में। गुलाब सिंह एक स्टीनिक टाइप के राजा थे, और राजा कम वो एक डिप्लोमेट ज्यादा थे। तो उन्होंने डिप्लोमेटिकली अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। उन्होंने छतरपुर के महाराज को, रोहिलखंड के लोगों को, इनको सबको, और एक बड़ी टेरिटरी बनाकर देश आजाद होने के पहले ही आजाद कर दिया। और यहाँ का अपना कानून लागू हुआ। पहला राज्य है हिंदुस्तान में जिसका अपना खुद का कानून था, जिसने खुद को आजाद डिक्लेयर किया। और आजादी के बाद जब ये आजाद हो गया, विंध्य प्रदेश बना दिया उन्होंने। इनकी अपनी बैंक हुई, बघेलखंड बैंक बनाया उन्होंने। इन्होंने पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवे,
और कोल माइंस इन्होंने स्थापित की गुलाब सिंह ने, और इसकी वजह से अंग्रेजों से इनका बड़ा टसल हुआ। अंग्रेजों ने इनको अपदस्थ किया और इनके बेटे मार्तंड सिंह को राजा बनाया। लेकिन इन्होंने अलग हटके आंदोलन चलाए और ये झंडा नहीं झुकने दिया। फिर बड़ी मिस्टीरियस सिचुएशन में उनकी डेथ हुई। वो बीकानेर हाउस में रहते थे बॉम्बे में। सुबह उठे वो टेरेस से गिर गए और डेथ हुई। कोई मान नहीं सकता कैसे ऐसे, पर है, हो गया। तो मार्तंड सिंह जब आए तो उनको ज्यादा कुछ करने को नहीं मिला। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, और उन्होंने समाज के लिए काफी काम किया। वो डेमोक्रेटिक पैटर्न को उन्होंने अपनाया। जो डेमोक्रेटिक पैटर्न यहाँ लाने में अंग्रेजों से ज्यादा सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान था। उन्होंने इनको बड़े समझदारी से सप्रेस किया, मर्जर किया, और फिर मार्तंड सिंह ने यहाँ पर जनता के बीच जाकर डेमोक्रेटिक पैटर्न में चुनाव लड़े और आम आदमी की तरह उन्होंने काम किया। लेकिन यहाँ की जनता और उनके आचार विचार में एक अच्छे राजा के रूप में उन्हें अपनी पहचान बनाई। अभी भी आप देख ही रहे हैं कि उनके घर परिवार के लोगों ने वो अपनी हिस्टोरिक जो ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, उनको होल्ड किया हुआ है, वो चल रही हैं, कंटिन्यू है। ऐसी स्थिति में हम लोग अब के समय में जब उनके ये वारिस हैं, तो एक तो ये लेगेसी चल रही थी, और ये लेगेसी एक बहुत महत्वपूर्ण है आपके सोशल एवोल्यूशन के लिए। और जब आप डिफाइन करेंगे अपनी सोसाइटी में उठने, जैसे ये होता है ना कि वो फला गांव का है, वो फला शहर का है, उसका कल्चर ये है, उसका ट्रेडिशन ये है, वो इस तरह से बात करता है, उसमें कोई अग्रेसिव होता है, कोई बहुत विनम्र होता है, वो उनके कल्चर का भी बड़ा सारा प्रभाव रहता है। हमारा ये एक बड़ा जो ये लेगेसी थी हमारी जो हिस्ट्री थी कि एक बड़ा स्टेट था हमारा और उसकी ये राजधानी थी, तो उसकी वजह से हमारे लोकतंत्र में भी ये चीज आई। अब जो आपने प्रश्न किया था कि जब आजाद हुआ देश तो यहाँ पर राजतंत्र भी था, राजतंत्र तुरंत खत्म हुआ, और यहाँ पर डेमोक्रेटिक जो कल्चर है वो हम लोगों ने अपनाया। तो मैं जब जानने लायक हुआ तो आई वॉज इन क्लास 4th, और उसी समय की बात थी जब मैंने वकील बनने के लिए, तो उस समय शास्त्री जी और महाराज मार्तंड सिंह ये दोनों चुनाव में थे, और उस समय हलधर चुनाव चिन्ह था शास्त्री जी का। शास्त्री जी किस पार्टी से थे वो तो ठीक से याद नहीं है, लेकिन उनका रहन सहन, बातचीत बहुत ही समाजवादी थी। और समाजवादी आंदोलन जो था वो रीवा में बहुत मजबूत था। यहाँ पर जो लीडर्स थे वो लोगों के काम के लिए दिन रात मेहनत करते थे, और कभी ऐसा सुनने में नहीं आता था कि किसी लीडर ने किसी का काम करने के बदले में कुछ मांगा। कभी ये सुनने में नहीं आता था कि लीडर आ रहा है तो उसको गाड़ी में तेल भरवाना पड़ेगा आपको। आपका काम है और उनको पता चल गया तो आंदोलन करने, धरना प्रदर्शन करने, कंडोलेंस करने आपके घर आते थे, और इसकी बात को, इस लड़ाई को कलेक्टर के पास, एसपी के पास, मंत्री मिनिस्टर के पास, बड़े लंबे लंबे यहाँ आंदोलन होते थे। गोवा मुक्ति आंदोलन में यहाँ के लोग गए थे। शास्त्री जी की वहां प्रतिमा बनी हुई है, उनकी आंखें चली गई थी। और यहाँ का वो पूरा जो समाजवादियों का प्रादुर्भाव हुआ उस समय, तो एक तरफ समाजवादियों का प्रादुर्भाव हुआ, और हमारे यहाँ जो एक चेतना है, राजनीतिक चेतना, वो समाज के निचले तबके तक चली गई। और इसकी वजह से हमारा जो फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक, एक बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। तो हम इतने कमजोर नहीं रह गए। हम तो राजतंत्र से आए ही थे, लेकिन जैसे ही लोकतंत्र आया तो हमने उसको भी बहुत तेजी से पकड़ा, और उसमें भी हम हीरो बन गए। बड़ी बात है सर। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में हैं, आपने हर तरह की सिचुएशन यहाँ देखी है। कई बार ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों से बात होती है विंध्य में, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, लोग कई बार थक भी जाते हैं कि न्याय बहुत कठिन होता जा रहा है। अब चूंकि आप एक जिम्मेदार पद में हैं, तमाम बड़ी जिम्मेदारियां हैं,
पत्रकारों की सुरक्षा का भी मसला आप लोगों के पास से गुजरता है, वकीलों की सुरक्षा का भी मसला आपके पास से गुजरता है, और लोगों के लिए न्याय कितना कठिन होता जा रहा है ये बातें भी आपके सामने आती होंगी। किस तरह से देखते हैं इसे? अमित जी, अब जो आज का समय है इसमें देखिए, जुडिशियल सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा तो ये सब चीज़ें खराब हो जाएंगी। और जो फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी है, तो जर्नलिस्ट हमारे देश में कंपैरेटिवली दूसरे देशों, हमारे यहाँ शुरू में तो ठीक था, मान लेते हैं कि जब हमारे यहाँ संसाधन नहीं थे, हम गरीब थे, हम तभी तुरंत आज़ाद हुए थे। हमारे पत्रकार जाते थे गांवों में, गलियों में, पत्रकारिता करते थे, माफिया के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ उनको कवरेज करना रहता था, उनको खाने का, पीने का, आने जाने का, बहुत सारी कठिनाइयां उठा के उन्होंने पत्रकारिता को यहाँ तक पहुँचाया। अब तो पत्रकारिता इतनी बदल गई है और ये सारी चीज़ें हो गई हैं, हम लोग आज इस स्टूडियो में बैठकर इतने इत्मीनान से बातें कर रहे हैं। पहले पत्रकार जाता था, खबरें लाता था, वो एक एक खांचे में लेटर्स लगाए जाते थे प्रिंट के लिए, फिर उधर कार्बन लगाया जाता था, फिर उसमें करके उसको प्रिंट किया जाता था। आलोक प्रिंटिंग प्रेस था यहाँ पर, मैंने वो देखा है, उनका मैंने मुकदमा भी लड़ा है। बहुत मेहनत से वो लोग काम करते थे। फिर दैनिक जागरण था, फिर यहाँ पर हमारे ये दो ही थे, बाकी सतना में थे। तो ये ऑफसेट बाद में आया, फिर धीरे धीरे हो गया। आज क्या है कि आज का जो माफिया है, जो क्राइम है हमारे देश में, वो एक अलग तरह का हो गया है, बहुत हाई टेक हो गया है और उसका स्वरूप बदल गया है। अब लोग कई कारणों से, उनकी ग्रीड है या उनकी मजबूरी है, वो अपराध करते हैं। ऐसे में क्या है कि जो हमारे पत्रकार हैं उनका जीवन भी एक्सपोज होता है। तो सरकार को चाहिए कि एक तो उनको सुविधाएं दे, और अब ऐसी अवस्था आ गई है सरकार के पास वो सारे संसाधन है कि हमारे पत्रकारों को सुविधाएं, एक सामान्य जीवन जीने की, अच्छे से जो जीवन जीने के हैं वो सुविधाएं, और जिससे सामाजिक सुरक्षा होगी उनकी, और दूसरी उनके लाइफ की सुरक्षा, उनके पर्सन की सुरक्षा, वो बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जो वकालत में है, तो वकील बहुत संघर्ष कर रहा है। तो वकील संघर्ष कर रहा है तो उसके लिए ये है कि किसी भी तरह का सरकार व्यवस्था करे कि लाइब्रेरी की व्यवस्था कर दे, कोई कम्युनिटी बना दे कि भाई आपने कि यहाँ पर उनके रहने के लिए, उनके काम करने के लिए उचित व्यवस्था हो जाए। उनको जैसे मुकदमे लड़ते हैं, मुकदमा हार गए या उनके ऊपर कोई इल्जाम लग गया तो वो एक्सपोज होते हैं, उनको खतरा भी रहता है। तो इस तरह से सरकारें जब आती हैं, चुनाव नजदीक आता है, तो कहते हैं कि हम ये प्रोटेक्शन करने के लिए इनको बिल ला रहे हैं, ये हमारा कानून है। और फिर 5 साल बीतने के बाद पता चलता है कि फिर से वहीं पर वो खड़े हुए हैं, फिर अगली बार वही वादा। तो वकीलों को कुछ पैसा मिलता है, बार काउंसिल और कुछ सरकार मिलकर, बार काउंसिल 2.5 लाख रुपए देती है एक वकील के डेथ पर। अब आप ये समझिए, इतना हास्यास्पद है, बता भी नहीं सकते। 15,000 रुपए निर्धन वकीलों को हम बीमारी के लिए देते हैं। तो 15,000 रुपए में वो इलाज अगर कराते हैं वकील साहब, और उनको हम दे देते हैं, और फिर अगली बार फिर उनको, उनके साथ वही हो जाता है, बीमार होते हैं, तो हम उनको पैसा नहीं दे सकते। पूरे लाइफ में 15,000 है एक वकील को। अब उनको अगर पैरालिसिस हो गया, हार्ट सर्जरी हो गई, ब्रेन सर्जरी हो गई, तो उसके लिए 1 लाख देते हैं, वो भी लाइफ में एक बार बस। अगर एक किसी व्यक्ति को हार्ट सर्जरी हुई और फिर ब्रेन हेमरेज हो गया, तो फिर उनको हम पैसा नहीं दे सकते। जबकि कितनी कॉस्टिंग है इन सब चीजों, और खर्चा आता है, बिल आते हैं हमारे पास, तो उसमें देखिए कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इतना खर्चा हो जाता है। फिर अगर डेथ हो जाती है, मान लीजिए एक नया वकील आया है, वकालत कर रहा है, बच्चे शहर में पढ़ा रहा है, उसकी डेथ हो गई, बच्चे गांव पहुंच जाते हैं, फीस देने का पैसा नहीं रहता। 2.5 लाख रुपए हम लोग देते हैं। सरकार ने कहा था, घोषणा किया था कि हम भी उसमें 2.5 लाख देंगे, लेकिन आज तक किसी को 1 रुपया नहीं दिया। शिवराज सिंह जी की गवर्नमेंट थी, वकील पंचायत हुई थी, तो उसमें उन्होंने कई चीजें की थी। तो अब क्या है कि वकीलों को स्वास्थ्य के लिए उनकी अब एक आम आदमी है, एक रिक्शे वाले हैं, और उनको मान लीजिए कि उन्होंने 5 लाख रुपए मिलता है,
अगर वो बीमार हो गए तो कई योजनाएं ऐसी हैं सरकार की कि उनको 5 लाख तक मिलता है। उसी बीमारी का हम 15,000 देते हैं। अब अगर वकील साहब कहते हैं कि मुझे भी उसमें जोड़ो, तो कहते हैं कि नहीं, आप तो इस क्लास में आते हैं, आप तो एलीट क्लास के हैं, एलीट क्लास का आदमी है, तो उसको तो सुविधाएं नहीं मिलेंगी। बड़ी चुनौतियां हैं कुल मिला के। तो इस पेशे में बहुत चुनौतियां हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा डायमेंशन ये है कि सिविल का जो डिस्प्यूट होता है, सबसे ज्यादा जमीन का, घर का डिस्प्यूट होता है, उसके फैसले नहीं हो पाते हमारे यहाँ। जब फैसले नहीं हो पाते हैं तो लोग दूसरे रास्ते ढूंढने लगे। तो सिविल की फाइलिंग बहुत कम हो गई है। अब उसमें लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, तो जो आदमी जेल चला गया वो कंप्रोमाइज कर रहा है कि चले लो भाई, छोड़ दो, चलो बयान बदल दो। तो एक तो ये हो गया, सिविल की फाइलिंग बहुत कम हो गई है, भी बहुत हो गई है। और दूसरी तरफ जाए तो पेंडेंसी के लिए हमारे यहाँ जो पद स्वीकृत हैं जजेस के, वो भरे नहीं जा रहे हैं पूरी तरह से। उतने अगर भर भी दिए जाए तो भी कम है। तो प्रोपोर्शनेट वे में कितने मुकदमे हैं, कितनी जनसंख्या है, उस पर कितने जज होने चाहिए, उस पर कितने डॉक्टर होने चाहिए, उस पर कितने जर्नलिस्ट होने चाहिए, उस पर कितने टीचर्स होने चाहिए, वेलफेयर स्टेट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, तो वो हमारे लोगों के लिए। तो हमने देख लिया कि हमारे लोग कितने हैं, तो इतने लोग पर हमको कितनी सुविधाएं चाहिए। अब हमारे यहाँ जनसंख्या की वृद्धि बहुत ज्यादा है। मुझे याद है इंदिरा जी का एक कोट था, तब मैं पढ़ता ही था। उन्होंने ये कहा था अपने किसी भाषण में कि हमारी पंचवर्षीय योजनाएं समुद्र के किनारे बने हुए उस रेत के घनौदे की तरह हैं, जिसमें जनसंख्या का समुद्र की लहर, समुद्र की जनसंख्या रूपी लहर एक ही बार में पूरे घनौदे को तहस-नहस कर। मतलब आपकी सारी योजनाएं जनसंख्या के विस्फोट में। अब सरकार का एक लिमिट है। मान लीजिए कि अगर 100 आदमियों पर एक डॉक्टर चाहिए और अगले साल ही 300 हो गए, 3 डॉक्टर चाहिए, तो 3 डॉक्टर के लिए हमको उतना पैसा चाहिए, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उतने हमको डॉक्टर्स चाहिए। तो ये कई चीजें हमारी, इसके पीछे सरकार भर जिम्मेदार नहीं है, हम लोग भी हैं। हमारे यहाँ जो जनसंख्या का बहुत तेजी से नेता कह देते हैं तुम भी बढ़ाओ, तुम भी बढ़ाओ। अरे तुम नहीं बढ़ाओ, उसको मैनेज करो, आप एक प्लानिंग करो, जनसंख्या की एक प्लानिंग करो, और कोई भी कास्ट क्रीड का आदमी है उसको कंट्रोल करो। आप ये कह के कि फला कम्युनिटी का डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी पूरी, वो बहुत तेजी से लोग बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास तो सारा सिस्टम है, आप उसको ले आइए, उसका उचित निदान करिए। उसके लिए ये मत कहिए कि अगर एक आदमी गलत काम कर रहा है तो दूसरा आदमी भी गलत काम करे। ठीक बोले। तो हमारे यहाँ ये सब चीजें हैं, और कई बार ये हो चुका है कि मैंने 2-3 बार से तो मैं देख रहा हूँ कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट और ड्राफ्ट है, मैंने देखा है, मुझको दिखाया गया कि ये ड्राफ्ट है साहब, पहली मीटिंग में इसको हम पास करेंगे। तो कांग्रेस की सरकार थी, वो रख भी गया, बन गया। कमलनाथ जी और तनखा साहब थे, वो बहुत इच्छुक थे, बनाना भी चाह रहे थे, क्या हो गया नहीं पता। उसके बाद शिवराज सिंह जी की फिर ये चेंज हुआ, इनके पास भी है, बन के रखा है सारा कुछ, ये भी नहीं कर रहे हैं अभी तक। मतलब उस पे कोई एडवोकेट्स के लिए आप देखिए, मैं नहीं कहता हूं कि एडवोकेट्स को आप सामान्य आदमी से ऊपर रखिए या उनको कोई अलग से सुविधाएं दीजिए, लेकिन मूलभूत सुविधाएं दीजिए उनको कि वो अपना काम कर सकें, जिससे समाज में समाज का मान बढ़ सके। क्योंकि किसी शहर को आपको पता करना है कि उसका वेल्थ क्या है, उसकी हेल्थ क्या है, तो ये है ना कि आप जाकर वकीलों का घर देखिए। किसी शहर की प्रॉस्पेरिटी के बारे में अगर आपको पता करना है तो आप जाएंगे तो आप देखेंगे घर वकीलों का। ऐसा कहते हैं कि घर जाकर देखिए वकीलों को, तो पता चलेगा कि यहाँ के लोग कितने रिच। वकील जबरदस्ती तो किसी की जेब से पैसा लेगा नहीं, अगर रिच है सोसाइटी तो वो पे करेगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अंग्रेजी में कहते हैं कि भैया एडवोकेट्स आर द ऑब्लिगेशन ऑन द सोसाइटी, लग्जरी एंड कंफर्ट ऑफ द एडवोकेट शैल बी लुक आफ्टर बाय द सोसाइटी। तो कुल मिला के बात यह है कि तमाम जो सरकारें वादे करती हैं वकीलों की सुरक्षा के लिए, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, उस पर कितना काम हुआ ये आपके सामने है। पानी की तरह सब कुछ साफ है। सरकारें आई, सरकारें गईं, हर 5 साल में, चुनावी साल में वादे हुए, लेकिन कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। तो एडवोकेट अखंड प्रताप सिंह आज हमारे साथ जुड़े थे और बहुत
अच्छी बातें वो जो हमें और आपको जाननी बहुत जरूरी है। रीवा के इतिहास के बारे में बहुत अच्छी बातें हुई, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने बात की और अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार को प्रयास करने चाहिए, ऐसा उनका कहना है। ड्राफ्ट तैयार है, तमाम चीजें तैयार है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू।